अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी ईद पर सबसे ज़्यादा अहम चीज़ कुर्बानी के लिए जो होती है वो होती है कसाई का इंतखाब। तो आपने करना क्या है कि बाकायदा प्रोफेशनल कसाई को मुंतखब करना है। ये जो मौसमी कसाई हैं उनको आपने नहीं लेना कि फ़र्ज़ किया कोई कहीं पर गार्ड है, कोई रंग का काम करता है, कोई मोटरसाइकिल मैकेनिक है, कोई छोटा है, कोई बस कंडक्टर है, इस तरह के जितने भी लोग हैं, कोई वेटर है, ये जो कसाब बन के आ जाते हैं इनसे आपने गुरेज करनी है। प्रोफेशनल कसाब लें, उसको 2-4 हज़ार ज़्यादा देने पड़ते हैं, दे दें। वो आपको सुबह का टाइम नहीं देता, वो दोपहर का देता है, वो शाम का देता है, आप उस पर भी मान जाएं, लेकिन ये अनाड़ी कसाब की तरफ ना जाएं, क्योंकि उसने पैसे तो आपसे कम ले लेने हैं लेकिन वो 40-50 हज़ार का गोश्त ज़ाया कर जाएगा। उसकी वजह से जो खुदा ना खास्ता आपकी सेहत खराब होगी, उसके नुकसान अलहदा से। तो दूसरे नंबर पर आपने करना ये है कि आपने उस कसाब की पर्सनल हाइजीन भी देखनी है। उसके जो टूल्स हैं, वो जो मुड्डी है जिस पर उसने गोश्त बनाना है, उसको ज़रूर धुलवा लेना है। ख़ास तौर पे उसके ऊपर जो खून लगा हुआ है, कोशिश करें कि जो एक नायलॉन की तारों वाला ब्रश होता है वो और साबुन लेके बर्तन धोने वाला, उससे अच्छी तरह रगड़ के एक दफ़ा धुलवा लें ताकि उसके ऊपर जो बैक्टीरिया डिपॉजिट हुए हुए हैं वो धुल जाए। जो छुरियाँ हैं इनको गर्म पानी में, खोलते हुए गर्म पानी में रखें, उससे धुलवा लें ताकि अगर किसी ऐसी जगह पे उनमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुकी है, कब से वो सुबह से कर रहे हैं, तो उससे बच जाए। उसको कहना है गंदे कपड़े से गोश्त को साफ ना करे, उसको धुला हुआ कपड़ा दे दे। जो प्रॉपर बाकायदा जो कसाब होगा वो उसको आप देखें कि वो उसकी पूरी शहरग नहीं काटेगा जानवर की। वो इसकी एक नाली होती है, वो नाली दिमाग से जिस्म का राबता अस्तवार करती है, जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो पैगाम रसानी का काम करती है। कसाब उस नाली को नहीं काटता, क्योंकि अगर वो नाली कट गई तो इसका मतलब ये है कि दिमाग का जिस्म से राब्ता मुनक़ता हो जाता है, उसको पैगाम नहीं मिलता, जिसकी वजह से जानवर का जिस्म फौरन ठंडा हो जाता है, फड़फड़ाता नहीं है। जब वो फड़फड़ाएगा नहीं तो उसका खून नहीं निकलेगा। जब खून प्रॉपर्ली ड्रेन नहीं होएगा तो खून अंदर रह जाएगा। अगर इंसान को या जानवर को कोई भी बीमारी होती है, उसके वायरस, जरासीम, बैक्टीरिया वो खून की सूरत में, खून के जरिए सारे जिस्म में गर्दिश करते हैं, मुंतकिल होते हैं, तो वो खून तो अंदर रह गया। अब उस गोश्त को आपने जब संभालना है तो उसके अंदर तो वो खून है। एक तो हमारा मजहब भी नहीं उस खून को इस्तेमाल करने की इजाज़त देता, दूसरा वो बहुत सी बीमारियों का मंबा है। तो खुदारा ऐसे गोश्त से बच जाएं। आपने कसाब को कहना है कि नहीं, वो नाली ना काटे। जो असल कसाई होगा उसे पता है कि ये कौन सी नाली है, मैंने वो नहीं काटनी। फिर आपने उसे कहना है कि इस जानवर को कोई 1.5-2 घंटे के लिए हैंग कर दे, लटका दे, खाल उतारे, लटका के किसी और का जानवर कर रहा है, बेशक जाके वहाँ जाके खाल उतारा है, आपके हमसाये की तरफ कर रहा है, फिर वापस आ जाए, अच्छी तरह खून ड्रेन हो गया। अब आप उस गोश्त को बनाएं, उसके बाद उसको कोशिश ये करें कि जल्द से जल्द उसको धो के जो मसाकीन का हिस्सा है वो उनको दें, जो रिश्तेदारों का, अजीज़ो अकारब का उनको दें, जो आपका हिस्से का है उसमें से भी कोशिश करें कि अपने हिस्से से ज़्यादा उन लोगों को दे दें जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो बाकी को आपने करना ये है कि जो आपने स्टॉक करना है, जो फ्रीज़ करना है, उसका आपने अपने घर के पोर्शन साइज़ के मुताबिक उसके पैकेट बना लेने हैं। आपको पता है कि आपके घर में एक टाइम पे आधा किलो बनता है, 1 पाव बनता है या 1 किलो बनता है, उसके आपने पोर्शन के साइज के आपने पैकेट बनाने हैं, जिपर लिफाफे में रखना है और फ्रीज़र के निचले खाने में रखना है। कभी भी गोश्त को फ्रीज़र के ऊपर वाले खाने में ना रखें। उसका नुकसान ये होता है कि जैसे ही लाइट गई, टेम्परेचर फ्रीज़र का बढ़ा, उसके अंदर जो खून के कतरे हैं वो टपकेंगे। नीचे आपने बर्फ़ के प्याले रखे हुए हैं, आइसक्रीम रखी हुई है या कोई और डेयरी प्रोडक्ट है, वो उसको आलूदा कर देगा, कंटेमिनेट कर देगा और आपके लिए नुकसानदेह कर देगा। तो इसलिए गोश्त को हमेशा नीचे वाले खाने में रखें। फिर वहाँ से जो आपने पहले रखना है वो पहले निकालना है। ये असूल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर आपने ये करना है, कभी भी फ्रीज़र में एकदम
गर्म चीज़ कोई भी नहीं रखनी कि फ़ौरन जल्दी ठंडी हो जाएगी। वो जो गर्म चीज़ आप रखेंगे उसने अंदर फ्रीज़र में मौजूद सारी ठंडक को कंज्यूम कर लेना है। उससे ये होगा कि वहाँ पे जो पहले से गोश्त पड़ा हुआ है, अगर लंबी लोड शेडिंग हो गई है तो नरम होना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि आपने उन पैकेट को देखते रहना है। अगर आपको तो पता है कि आज ज़्यादा बार फ्रीज़र का दरवाज़ा खुला है या आज ज़्यादा देर के लिए लाइट चली गई है, तो अब उसमें मौजूद जो फ्रीज़ किया हुआ गोश्त है वो ख़राब हो सकता है। तो आपने देखना है कि अगर वो गोश्त नरम पड़ गया है तो फ़ौरन उसको निकालें और उसको कंज्यूम कर लें। लेकिन अगर ज़्यादा देर तक कई घंटे वो नरम रह गया या एक दिन नरम रह गया, आपने नहीं ध्यान दिया, तो ऐसे गोश्त को इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो आपको बीमार कर सकता है। तो इस तरीके से आपने गोश्त को आपने इस्तेमाल करना है। और सबसे अहम जो काम है ईद वाले दिन का वो ये है कि ये जो बकरे की जानवर की जो खाल है ये बहुत कीमती चीज़ है। इसको आपने फैलाना है। इसकी अंदर वाली साइड पर अच्छी तरह नमक छिड़क देना है। नमक को महंगी आइटम नहीं है, सस्ता सा नमक मिलता है, वो लेके आपने किलो 2 किलो नमक अच्छी तरह उसके ऊपर छिड़क के और कसाब को कहना है कि मल दे। और उसके बाद खाल को लपेट के नहीं रखना, सायादार और हवादार जगह पर, खुली जगह पर खाल को फैला के रख दें। इससे ये होगा कि आप अपने मुल्क की बहुत सारी बड़ी खिदमत करेंगे, आप लाखों लोगों का रोजगार बचा लेंगे। क्योंकि ये जो लेदर इंडस्ट्री है ये हमारे मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लाखों लोगों का रोजगार इससे वाबस्ता है। तो अगर आप नमक लगा के फौरी तौर पे खाल को महफूज नहीं करते हैं तो क्या होगा, उसके अंदर तेजी से डिके का अमल होगा, गलना सड़ना शुरू हो जाएगी और खाल में ऐसे बड़ा सारा पीस है उसमें जगह जगह पे सुराख हो जाएंगे। अगर एक आपने सूट का कपड़ा लिया है और वो अंदर से जगह जगह पे उसके सुराख हैं तो उससे सूट तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर वन पीस में है तो आप बेहतरीन सूट बना सकते हैं। तो यही हाल खाल का है कि अगर उसमें सुराख नहीं है तो उससे बेहतरीन जैकेट बनेगी, उससे बेहतरीन सोफा बनेगा, उससे बेहतरीन दूसरी मसनूआत बनेगी। लेदर की बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान से बनती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं, मुल्क को ज़र मुबादला आता है, यहाँ लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। तो आपके ये 5-10 मिनट की मेहनत से उन लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। खुदारा इस खाल की भी हिफाजत कीजिए, ये आपकी कौमी जिम्मेदारी है। बड़ी ईद के बाद सबसे पहला सवाल जो आता है वो ये आता है कि ये जो कुर्बानी का गोश्त है इसको हम कितने दिन तक फ्रीज़र में महफूज कर सकते हैं। तो इसके लिए SOPs क्या हैं। पहला काम तो असूलन ये होना चाहिए कि आप लोगों को पोर्शन साइज़ के मुताबिक गोश्त को डिवाइड करना चाहिए। मिसाल के तौर पे कि आपके घर में एक वक्त में अगर 1 पाव गोश्त बनता है, छोटी फैमिली है तो आपको 1-1 पाव के पैकेट बनाने चाहिए। अगर बड़ी फैमिली है आधा किलो बनता है, 1-1 किलो बनता है, जो भी पोर्शन साइज है उसके मुताबिक आपको पोर्शन बनाने चाहिए ताकि आप उतना गोश्त निकालें, उसको डीफ्रॉस्ट करें और इस्तेमाल कर लें। ये ना हो कि आपने एक बड़ा पैकेट फ्रीजर में रख दिया हो, उसमें से आप उसको निकालें, सारे को नरम करें, थोड़ा सा गोश्त निकालें, उसके बाद उसको बाकी फिर रखें। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। जो लोग ये करते हैं वो अपनी सेहत के साथ जुल्म करते हैं, ये नहीं करना। दूसरा ये है कि कोशिश करें कि आप प्लास्टिक के कंटेनर में रखें। अगर आधा किलो का है, 1 पाव का या 1 किलो का, जो भी वो पोर्शन साइज आप प्लास्टिक के कंटेनर में, डिस्पोजेबल कंटेनर मिल जाते हैं, उसके अंदर रखें और फ्रीजर में रख दें। उसका क्या होगा कि अगर फर्ज किया लाइट चली गई है, फ्रीजर का टेम्परेचर बढ़ गया है, उसमें से खून अंदर से टपकेगा तो वो उस कंटेनर के अंदर ही रहेगा, वो बाकी फूड को कंटेमिनेट नहीं करेगा। अगर आपको कंटेनर महंगे पड़ते हैं या अवेलेबल नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप ये जिपर बैग लें, बहुत सस्ते मिल जाते हैं, कोई महंगी आइटम नहीं है। आम शॉपिंग बैग की बजाय ये जिपर बैग ले लें। इसकी निशानी क्या है कि ये लॉक हो जाते हैं। इसको आपने ऐसे करना है
ہلکا سا یوں آپ کریں گے اور یہ کھل جائے گا، اس کے اندر بھریں اور اس کے بعد یہ اس کو یہاں سے باقاعدہ دبا دیں، دبا کے اب یہ جو ہے یہ لاک ہو گیا، لاک ہو گیا۔ اب اس کے اندر جو گوشت ہوگا، اگر وہ فریج کا ٹیمپریچر بجلی جانے کی وجہ سے، فریزر کا دروازہ بار بار کھلنے کی وجہ سے، یا آپ نے کوئی گرم چیز فریزر میں رکھ دی ہے تو اس کی وجہ سے اس نے اگر کولنگ کنزیوم کر لیا ہے، تو ٹیمپریچر بڑھنے کے باوجود اگر گوشت میں سے خون ٹپکے گا بھی تو وہ اس کے اندر رہے گا، وہ باقی خوراک کو خراب نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اگلا سوال کہ اس کی لائف ہم کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ بہت آسان ہے، آپ نے نظر رکھنی ہے، دن میں ایک بار یا 2 بار آپ نے جو فریزر میں گوشت کے پورشن بنا کے پیکٹ بنا کے رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے چیک کر لینا ہے اس طرح دبا کے کہ اگر یہ پیکٹ ہے سپوز، تو یہ اگر نرم پڑ گیا ہوا ہے اس میں گوشت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ نے فوراً کنزیوم کر لینا ہے، استعمال کر لینا ہے۔ لیکن اگر یہ ایسے پتھر کی طرح سخت ہے، نہیں دب رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ وہاں پہ جتنے دن بھی پتھر کی طرح، جب تک پتھر کی طرح سخت ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ خراب نہیں ہوا۔ لیکن اگر یہ نرم پڑ گیا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے نرم پڑا ہے، کوئی آدھے گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے ہلکا سا نرم پڑا ہے تو قابل برداشت ہے۔ لیکن اگر سارا دن لائٹ نہیں رہی یا فریزر میں کوئی خرابی ہو گئی ہے اور یہ سارا پیکٹ ہی آپ کا نرم ہو گیا اور کئی گھنٹے نرم پڑا رہ گیا ہے، تو اس کو آپ مزید نہ رکھیں، اس کو نکالیں اور اس کو فوری طور پہ پکا کے کنزیوم کر لیں۔ لیکن اگر 1 دن یا 2 دن نرم ہی رہ گیا ہے تو پھر اس کو استعمال بھی نہیں کرنا، اس کو آپ نے پھینک دینا ہے، وہ آپ کو بیمار کر دے گا۔ اگر آپ کا فریزر کا ٹیمپریچر ٹھیک رہتا ہے اور اس میں گوشت سخت ہی رہتا ہے، آپ اس کا ٹیمپریچر مینٹین رکھتے ہیں، تو بھی اس کو زیادہ دیر کے لیے نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ 2 وجہ۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں یہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، اس میں خون کی مقدار دوسرے گوشت کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے جو قصاب ہیں انہوں نے چونکہ دیہڑی زیادہ لگانی ہوتی ہے، زیادہ بکرے ایک ہی دن میں کرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے انہیں جلدی ہوتی ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ جب بکرے کو ذبح کرتے ہیں، چھری پھیرتے ہیں، تو اس کا جہاں پہ اندر یہ ہڈی ہوتی ہے گلے کے اندر، جو نروس سسٹم کی ریڑھ کی ہڈی جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے گردن سے نیچے تک جاتی ہے، اس کے اندر ایک نالی ہوتی ہے جسے حرام مغز کی نالی کہتے ہیں، جو نروس سسٹم کی نالی ہے، وہ اس کے اندر یوں نالی کے اندر چھری ڈالیں گے، چھری ڈال کے اس کو نکال کے اس کو بھی کاٹ دیں گے۔ اب وہ جو کاٹ دیتے ہیں اس کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ بکرا جو ہے وہ تڑپنا بند کر دیتا ہے، کیونکہ دماغ کا جسم سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ جب رابطہ منقطع ہو جاتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا پیغام رسانی ختم ہو جاتی ہے، جسم ایک دم تڑپنا رک جاتا ہے۔ جب تڑپنا رکے گا تو خون باہر نکلنا بھی رک جائے گا جسم سے، اور وہ خون اس جسم کے اندر رہ جائے گا، اندر ہی جم جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی آپ دیکھیں کہ یہ جو گوشت ہوگا، یہ جب آپ اگر لائٹ زیادہ دیر کے لیے گئی ہے تو یا آپ نے تھوئنگ کے لیے اس کو رکھا ہے، نرم کرنے کے لیے رکھا ہے، ڈی فروسٹ کرنے کے لیے رکھا ہے، تو اس پلیٹ میں جس میں آپ رکھیں گے اس کو آپ ہلکا سا ٹلٹ کریں گے تو نیچے اچھا خاصا خون جمع ہوا ہوگا، کیونکہ آپ نے دھویا اسے۔ وہ پانی کے ساتھ خون مکس ہو کے جب نیچے آئے گا تو نیچے تہہ میں اچھی خاصی بڑی تہہ لگی ہوگی خون کی۔ تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ قصاب نے اس کا خون پراپرلی ڈرین نہیں ہونے دیا۔ تو برائے مہربانی قصاب کو بھی یہ کہا کریں کہ وہ یہ نہ کرے، اور ایسا گوشت جس میں خون کی مقدار زیادہ ہو اس کو آپ زیادہ دیر کے لیے نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے جسم میں جو بھی بیماری ہوگی، جو بھی
वायरस होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो खून के ज़रिए ट्रैवल करते हैं। यही हाल जानवरों के साथ भी होता है, तो वो खून सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी वजह इसकी ये होती है कि जितनी देर गोश्त ज़्यादा फ्रीज़र में पड़ा रहेगा, ये खुश्क हो जाएगा, ये ड्राई हो जाएगा, इसके अंदर वो नरमी नहीं रहेगी, वो सॉफ्टनेस नहीं रहेगी। जब आप चबाते हैं तो आपको बिल्कुल फोका फोका सा, सख्त सा, च्युइंगम की तरह, रबड़ की तरह का लगेगा। जो एक फ्रेश गोश्त है उसका जायका, उसकी ताजगी, उसकी नरमी, टेंडरनेस वो और है, कुजा जो फ्रीज किया हुआ गोश्त है उसकी है। तो इसलिए इसको जितना जल्दी मुमकिन हो सके इसको इस्तेमाल कर लें। ये जो लोग करते हैं कि राने रख छोड़ते हैं, पूरा पूरा साल संभाले रखते हैं, ये गलत करते हैं। एक तो उसको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, हमारे दीनी नुक्ता निगाह से भी ठीक नहीं है, सेहत के नुक्ता निगाह से भी ठीक नहीं है, जायके के लिहाज से भी ठीक नहीं है। फिर अब आ गया कि हमने इसको डीफ्रॉस्ट कैसे करना है, इसको यूज़ कैसे करना है, हमने इस्तेमाल ऐसे करना है। इसका एक बेहतरीन तरीका तो ये है कि चूंकि आपने इसको अच्छी तरह धो के फिर पोर्शन बना के रखना है, तो जब आपने पकाना है तो एक तरीका तो ये है कि आप इस पैकेट को उठाएं, फ्रीज़र में से निकालें और फ्रिज में रख दें। मसलन सुबह आपने पकाना है तो रात को इसको फ्रिज में रख दें, सुबह उठेंगे तो ये नरम हुआ होगा, सॉफ्ट हुआ होगा, इसको आप आराम से धोएं और इस्तेमाल कर लें। दूसरा तरीका ये है कि माइक्रोवेव ओवन में डीफ्रॉस्ट कर लें। तीसरा तरीका ये है कि आप इसको ठंडे पानी में भिगो के रख दें, वो उस पैकेट समेत ठंडे पानी में डाल दें, धो के उससे कर लें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। हाँ, एक और भी तरीका है कि आप इसको डायरेक्ट उस हांडी में आप डाल दें, उस मसाले में डाल दें और वहाँ पे आप इसको कर लें, ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन ये जो कई घंटे आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रखे रखना है वो उतना मुनासिब नहीं है। इसको जितना जल्दी नरम करें और कर लें, लेकिन गर्म पानी से नहीं धोना, वो गलत करते हैं। और जिस गोश्त को आपने अगर बड़ा पैकेट गलती से बना लिया हुआ है तो आपने जितना यूज़ करना है तो बाकी को भी पकाने के बाद आप फ्रीज कर लें, लेकिन कच्चे को दोबारा फ्रीज ना करें। तो इस तरीके से आप इस गोश्त को ट्रीट करें। हाँ, लेकिन जब आप इस गोश्त को नीचे फ्रिज में रखेंगे डीफ्रॉस्ट करने के लिए, तो आपने उसके नीचे एक अलहदा एडिशनल इजाफी प्लेट भी रखनी है, क्योंकि उस पैकेट में से खून के कतरे टपकेंगे और वो नीचे वाली प्लेट में आ जाएं, लेकिन बाकी फूड को कंटामिनेट ना करें। और जब आपने फ्रीज़र में भी रखना है तो फ्रीज़र में भी आपने फ्रीज़र के हमेशा नीचे वाले खाने में रखना है, फ्रीज़र के ऊपर वाले खाने में कभी भी गोश्त को नहीं रखना, ना कुर्बानी के गोश्त को, ना बाकी दिनों में दूसरे गोश्त को आपने ऊपर वाले खाने में नहीं रखना, क्योंकि इसमें से खून टपकेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ गया, खून टपका, नीचे आपकी आइसक्रीम पड़ी हुई है, दूध पड़ा हुआ है, पानी का प्याला पड़ा हुआ है या कोई और डेयरी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, उसमें इसके कतरे टपकेंगे तो बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, तो ये उसको कंटेमिनेट कर देगी। तो ये एहतियाती तदाबीर हैं। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।